हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेकंड जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसका आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे और वी कैन से सब टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। ठीक है, तो क्या हुआ अक्टूबर जो रेवोल्यूशन था उसके बाद क्या हुआ। The Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industries and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. The land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of nobility. तो जो बोल्शेविक थे यानी कि जो लेनिन की पार्टी थी उनको ये उन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी यानी कि निजी संपत्ति उसको टोटली अपोज किया, उसके अगेंस्ट गए। तो जो मोस्ट ऑफ दी जो और इस फेवर में थे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं बैंक्स हैं उसको नेशनलाइज कर दिया जाए नवंबर 1917 तक। तो ये जो था ये गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट छीनने की प्रक्रिया थी। जो लैंड से उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई और जो पेसेंट्स थे उनको उस लैंड को पेसेंट्स को यानी कि किसानों को इजाजत दे दी कि वो जो लैंड है वो नोबिलिटी से सीज कर ले यानी कि छीन सकते हैं। ठीक है, नाउ इन सिटीज बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। तो सिटीज में बोल्शेविक ने इस बात को इन्फोर्स किया जो लार्ज हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े हाउसेस हैं उसमें पार्टीशन हो जाए। मतलब जो फैमिली की रिक्वायरमेंट अगर पार्टीशन करनी तो दे अलाउड दे इन्फोर्स दैट कि ठीक है अगर हाउसेस में पार्टीशन होनी तो पार्टीशन हो सकती है। दे बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। उन्होंने जो ओल्ड टाइटल थे एरिस्टोक्रेसी के उस टाइम पे रशिया पे उसको भी बैन कर दिया। To assert that change, new uniform were designed for army and official following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen. तो ये साबित करने के लिए ये जताने के लिए कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं तो उन्होंने नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की आर्मी और ऑफिसर्स के लिए। ठीक, तो इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था 1918 में जिसमें जो सोवियत की जो हैट थी उसको चुना गया। Now, the Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party. In November 1917, the Bolsheviks conducted the election to Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918, the Assembly rejected Bolshevik measure and Lenin dismissed the Assembly. तो बोल्शेविक जो पार्टी थी उसको उसका नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया और जब नवंबर 1917 में जब इलेक्शन कंडक्ट हुए, जब बोल्शेविक ने इलेक्शन कंडक्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो जो मेजॉरिटी थी वो मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं हासिल कर पाए। तो इससे क्या हुआ, जनवरी 1918 में जो असेंबली थी उन्होंने जो जितने भी मेजर्स थे जितने भी एक्शंस थे बोल्शेविक ने लिए थे उसको खत्म कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। He thought the Russian Congress of Soviet were more democratic than an assembly elected in uncertain condition. तो उसको ये लग रहा था जो रशियन कांग्रेस है सोवियत है वो कई गुना ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, अगर हम लोकतांत्रिक है, अगर हम इलेक्शन क्या बोलते कमीशन असेंबली की बात करें जो कि इलेक्शन से इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस में उनको इलेक्शन से इलेक्ट किया गया। तो ये जो असेंबली है ये कहीं ना कहीं कम डेमोक्रेटिक है और वी कैन से जो रशियन कांग्रेस थी वो कुछ ज़्यादा ही लोकतांत्रिक है असेंबली के कंपैरिजन में। In 1918, March 1918, despite opposition by the political allies, Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the year that followed, the Bolshevik became the only party to participate in election in the Russian Congress Soviet, which became the parliament of the country. तो मार्च 1918 में इतनी जो पॉलिटिकल अलायंस थी बोल्शेविक की जो पॉलिटिकल अलायंस थी उसके इसका विरोध करने के बाद भी बोल्शेविक ने जर्मनी से पीस ट्रीटी शांति वार्ता और भी कैसे शांति बनाए रखने की वार्ता स्टार्ट करी ना। तो उसी साल
जो बोल्शेविक थी वो एक इकलौती पार्टी है, एक ऐसी इकलौती पार्टी बन गई जिसने ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ इलेक्शन सोवियत में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद वो पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री बन गई। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर कंट्रोल। तो उस समय जो रशिया थी वो एक वन पार्टी स्टेट बन गई। वन पार्टी स्टेट का मतलब है कि एक ही पार्टी, जहाँ पे दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ एक ही पार्टी थी। ठीक है, आज भी रशिया में इस तरीके का सिस्टम है कि एक ही पार्टी है लेकिन उस पार्टी में दो लीडर्स जो लीडर्स होते हैं उनको लेकर इलेक्शंस होते हैं, नॉट ए पार्टी। ठीक है, तो आज भी रशिया में इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, दो अलग अलग लीडर्स होते हैं, उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। यू कैन सी, आपने देखा होगा, कभी एक आ जाता है कभी दूसरा आ जाता है। ट्रेड यूनियन वे केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल। जो ट्रेड यूनियंस थी उनको पार्टी के कंट्रोल में रखा जाता था। जो सीक्रेट्स पुलिस थी जैसे कि यूजीपीओ, चेका, एनकेवीडी, ये जो सीक्रेट्स थी वो उनका काम था कि जो बोल्शेविक की आलोचना करे, जो बोल्शेविक की बुराई करे, तो ये जो सीक्रेट्स पुलिस थी वो उनको सजा देती थी, उनको, ठीक है, उनको पनिश करती थी। Many young writers and artists rallied to the party, become it stood for socialism for change. तो कई जो नौजवान राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने पार्टी के लिए रैलीड की बिकॉज वो सोशलिज्म और वो सोशलिज्म और जो चेंजेस हो रहे थे रशिया में उसके लिए खड़े थे। अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, but many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. तो अक्टूबर 1917 में ये जो चेंजेस थे ये कहीं ना कहीं इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो चेंजेस हो रहे थे रशिया में, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके के एक्सपेरिमेंट थे जो कि आर्किटेक्चर और जो आर्ट की फील्ड थी, आर्किटेक्चर की फील्ड थी, उसमें भी देखने को मिल रहे थे। और बट ये जो चीज थी वो कहीं ना कहीं एक डिल्यूशन, एक भ्रम की तरह हो गई, क्योंकि जब पार्टी ने सेंसरशिप, मतलब पहले तो उन लोगों को लगा कि हाँ सोशलिज्म कहीं ना कहीं लोगों के फायदे के लिए, लेकिन जब पार्टी, ऑब्वियसली बात है, एक ही पार्टी थी रशिया में, ठीक है, अब जो वो पार्टी डिक्टेटरशिप फॉर्म में बदलने लगी। कैसे बदलने लगी? क्योंकि पार्टी ने कहीं ना कहीं सेंसरशिप एंकरेज करना शुरू कर दिया। कोई भी चीज जाती थी, कोई आलोचना कर रहा है बोल्शेविक के खिलाफ, तो कोई उसकी बुराई कर रहा है बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ, तो वो अब उस पर सेंसर लगाने लगी कि किस मीडिया क्या पब्लिश कर रही है, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, और इसीलिए उन्होंने एक सीक्रेट पुलिस बनाए थे कि जो बोल्शेविक की बुराई ना कर सके। ठीक ना, अब इसकी वजह से क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ। देन द सिविल वॉर, when Bolshevik ordered the land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the distribution and deserted. ठीक है, जब बोल्शेविक पार्टी ने ऑर्डर दे दिया कि चलो हम लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोबारा बांटते हैं, तो जो रशियन आर्मी थी वो टूटने लगी। अब रशियन आर्मी क्यों टूटने लगी? क्योंकि उसमें जो सोल्जर्स थे, जो रशियन आर्मी में जो सोल्जर्स थे, उसमें जो आधे से ज्यादा जो सोल्जर्स थे वो किसान थे। अब वो जो किसान थे, तो अब वो चाहते थे कि वो वापस अपने घर में जाए और जो उनको लैंड मिल रहा है, जो लैंड बट रहा, वो जाकर ले सके। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल एंड सपोर्टर ऑफ एरिस्टोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइज। ठीक है, तो जो नॉन बोल्शेविक थे, जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, जो लिबरल्स थे, जो अरिस्टोक्रेसी को जो सपोर्ट करते थे, वो बोल्शेविक के उदय होने पर, अपराइज मतलब उदय, बोल्शेविक के उदय होने के खिलाफ थे। ठीक है, their leader moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik. During 1918-1919, the Green and White controlled most of the Russian Empire. तो जो नॉन बोल्शेविक के जो लीडर्स थे, ठीक है, वो साउथ रशिया पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक ट्रूप बनाया बोल्शेविक के लिए, बोल्शेविक के से लड़ने के लिए उन्होंने ट्रूप बनाया। और 1918 और 1919 के दौरान जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, जो प्रोजारिस्ट थे, उन्होंने लगभग आधे रशियन एम्पायर पर कंट्रोल कर लिया। ठीक, दे वे बैक्ड, अब इनको कौन सपोर्ट कर रहा था? दे वे बैक्ड बाय
फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप। तो इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? ये जो नॉन बोल्शेविक पार्टी थे, इनको सपोर्ट करने वाले लोग थे फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज। ऑल दीज फोर्सेस who were worried at the growth of socialism in India। तो ये वो सारे फोर्सेस थे जिनको बड़ी चिंता हो रही थी कि अगर सोशलिज्म रशिया में बढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं उनकी कंट्री को अफेक्ट करेगा। वाई? बिकॉज अमेरिका, फ्रेंच और जो ब्रिटेन थी वो कैपिटलिस्ट कंट्री थी, वेयर एज जो रशिया थी वो सोशलिज्म को अपना रही थी। यानी कि सोशलिज्म के अंदर अगर हम सोशलिज्म कॉन्सेप्ट को समझें तो जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। सोशलिज्म के अंदर जो सारा कंट्रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, चाहे रेलवे, प्राइवेट, चाहे रेलवे बिजनेस, इन सब की बात करें, सब का सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, लैंड, एवरीथिंग। बट जो कैपिटलिस्ट होता है उसमें सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और रिमेनिंग प्राइवेटाइज्ड होती हैं। तो इसीलिए जो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज थे उनको इस बात की चिंता थी कि कहीं ना कहीं सोशलिज्म रशिया में बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड हो। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल्शेविक के खिलाफ नॉन बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट किया। ठीक, एज दिस ट्रूप एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिटरी, फेमिनिन बिकम कॉमन। तो जब ये ट्रूप्स जो नॉन बोल्शेविक ट्रूप्स थी और इनको जो सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, अमेरिकन, जब ये बोल्शेविक के साथ लड़ रहे थे तो ये कहीं ना कहीं सिविल जो इस वॉर ने कहीं ना कहीं सिविल वॉर का रूप ले लिया। लूट होने लगी, बैंडिटरी मतलब डकैत होने लगी और अकाल पड़ गया। उस टाइम पे ये सब चीज़ बड़ी कॉमन हो गई। Supporter of private properties among whites took harsh step with the peasants who had seized land. Such action led to the loss of popular support for the non-Bolshevik. By January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. तो जो सपोर्टर्स थे, जो जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के सपोर्टर थे, जो निजी मतलब जो इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कोई भी किसी को भी गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। तो ये इनमें से कई लोग वाइट थे। अब यहाँ पर जब वाइट की बात करें तो प्रो जारिस्ट मतलब जो जार के अगेंस्ट जो लोग थे, एंटी थे जार के, वो थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किसान थे उनके खिलाफ बड़ा ही बुरा कदम लिया। ठीक है, ये वो किसान थे जो उनकी ज़मीन छीन रहे थे। ठीक है, जब ये प्रो जारिस्ट ने किसानों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, कठोर एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस एक्शन की वजह से जो नॉन बोल्शेविक पार्टी थी वो अपना सपोर्ट खोने लगी। ठीक है, जनवरी 1920 आते आते जब नॉन बोल्शेविक पार्टी का जो सपोर्ट था वो कम होने लगा, तो जनवरी 1920 आते आते जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने वापस से जो रशियन एम्पायर थी उस मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर पे अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalities and Muslim jihadists। तो ये जो ये बोल्शेविक पार्टी थी ये सफल क्यों हुई? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और जो मुस्लिम जहादिस्ट थे उनका सपोर्ट मिल रहा था, उनका कॉपरेशन मिल रहा था। Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik। लेकिन इस तरीके का कॉपरेशन उस समय, इस तरीके का सपोर्ट उधर नहीं काम कर रहा था जहाँ पे जो रशियन कॉलोनिस्ट थे वो बोल्शेविक में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इन कीवा in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism। In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represent। तो कीवा में जो सेंट्रल एशिया में था वहाँ पर बोल्शेविक जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने बड़ी ही बुरी तरीके से नरसंहार कर दिया था। मैस्कार का मतलब होता है नरसंहार, तो नरसंहार कर दिया था लोकल सोशलिस्ट का। और ये सोशलिस्ट के नाम पे कर रहे थे, ये इस नाम पे उन्होंने नेशनलिस्ट लोकल नेशनलिस्ट को का नरसंहार कर दिया कि हम कहीं ना कहीं सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे, तो लेकिन इस तरीके की जब सिचुएशन हुई जहाँ पे लोकल नेशनलिस्ट को सरेआम बुरी तरह से उनका नरसंहार कर दिया गया सोशलिज्म के नाम पे, तो कई जो लोग थे
जो बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे वो कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली बोल्शेविक गवर्नमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या वो सोशलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ये या वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रही है। पार्टली टू दिस remedy, the most non-Russian nationalities were given political autonomy in the Soviet Union, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since this was combined with unpopular policies that Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempted to win over different nationalities were only partly successful. अब ये जो बोल्शेविक की जो इमेज थी, बड़े से नरसंहार के बाद बोल्शेविक की जो इमेज थी, अब उसको सही करने के लिए तो जो ज़्यादातर जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी जो सोवियत संघ में, ये वो स्टेट था, और वी कैन से सोवियत यूनियन में, हिंदी में सोवियत संघ कहा जाता है, इंग्लिश में सोवियत यूनियन कहा जाता है और जनरली उसे यूएसएसआर कहा जाता है। तो ये जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यानी कि राजनीतिक पावर जो सोवियत संघ में थी जिसको मतलब दे दी गई थी, जिसको क्या बोलते बोल्शेविक ने बनाया था रशियन एम्पायर में 1922 में। जब रशियन एम्पायर धराशय हुआ और वी कैन से जब ऑटोमन एम्पायर रशिया में धराशय हुआ तो जो छोटे छोटे जो स्टेट थे उनको जोड़ के बनाया गया था सोवियत यूनियन, और इसलिए इनको सोवियत यूनियन कहा जाता है। यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है लेकिन यस, जब ऑटोमन एम्पायर को हराया गया था तो ऑटोमन एम्पायर से जितनी भी कंट्रीज, जितने भी छोटे छोटे जो रीजन थे अपने आप को अलग किए थे, उन सभी रीजन को इकट्ठा करके सोवियत यूनियन बना था। ठीक है, यहाँ पर रशियन एम्पायर का मतलब ऑटोमन एम्पायर की बात ही हो रही। ठीक ना, तो ये जो बोल्शेविक थी इन्होंने ये जो यूएसएसआर बनाया था ये रशियन एम्पायर से बनाया था दिसंबर 1922 में। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसी दैट द बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, तो लेकिन ये जो चीज़ थी, जो ये जो यूएसएसआर बना था, कहीं ना कहीं ये बड़ा अनपॉपुलर था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो बोल्शेविक है उसने अपनी बड़ी अनपॉपुलर अपनी पॉलिसी के जरिए जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको फोर्स किया। ठीक है, उनको इस बात के लिए फोर्स किया कि वो एक नोमैड की लाइफ जिए, बड़ी हार्श नोमैड की लाइफ जिए ना। नोमैडिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ लिखा है नोमैडिज्म का अंदर लाइफस्टाइल ऑफ दोज who do not live in one place but move from area to earn their lives. नोमैडिज्म का राइट क्या होता है? नोमैडिज्म का राइट क्या होता है? कि जो नोमैडिज्म लोग होते हैं वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो बंजारे, नोमैडिज्म को हिंदी में बंजारे कहते हैं, जो एक जगह से होकर दूसरी जगह करते हैं। तो ये जो बोल्शेविक ने अपनी पॉलिसी के जरिए जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको फोर्स किया कि वो डिफरेंट नेशनैलिटी को अपनाएं। अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनैलिटीज वे ओनली पार्टली सक्सेसफुल। ठीक है, नाउ दे हैव फोर्स्ड देम टू अडॉप्ट डिफरेंट नेशनैलिटीज। ठीक, next, making a socialist society. During the Civil War, the Bolshevik kept industries and banks nationalized. They permit peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work would be. तो जब सिविल वॉर के दौरान जो बोल्शेविक थी उन्होंने इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया। उन्होंने जो किसान थे उसको परमिट कर दिया कि जो लैंड सोशलाइज्ड हो गए हैं, जिनको सोशलाइज्ड कर दिया गया उसमें वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। और जो बोल्शेविक ने जो लैंड कन्फिस्केटेड किए थे, कन्फिस्केटेड का मतलब होता है छीने थे, वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव वर्क की वजह से वो कहीं ना कहीं बोल्शेविक के एक दर्शाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कलेक्टिव वर्क का कि किस तरीके से उन्होंने मिल के काम करके जो लैंड से उनको कॉन्सिपिकेटेड किया था, कन्फिस्केटेड किया था ना।
द प्रोसेस ऑफ नेशनल सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और इंट्रोड्यूस। तो फिर ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियल असेस हाउ द इकोनॉमी वुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर पीरियड्स। तो जो ऑफिशियल थे वो इस बात पे काम करने लगे कि इकोनॉमी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था उस तरीके से कैसे उस अर्थव्यवस्था के जरिए किस तरीके से काम किया जाएगा। तो उन्होंने 5 साल का एक टारगेट सेट कर दिया, ठीक है। और इसी 5 साल के बेसिस पे जो गवर्नमेंट थी वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करती थी, ठीक है। नेक्स्ट, centralized planning lead to economic growth, industrial production increase, new factories set, सिटीज कम इनटू बिगनिंग। तो ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं उसने अर्थव्यवस्था की ग्रोथ कर दी, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दी, ठीक है। कई तरीके से इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन थे उसको बढ़ा दिया, ठीक। और नई जो फैक्ट्री सिटीज थी वो बनने लगी। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। तो लेकिन जो रैपिड कंस्ट्रक्शन, ये इतने फटाफट जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, वो कहीं ना कहीं पुअर वर्किंग कंडीशन को दर्शा रहा था। इन सिटी ऑफ मैग्नेस्टोकोस द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वॉट अचीव इन 3 years। तो जो एक सिटी थी मैग्नेटोगोर्स्क, तो वहाँ पर जो स्टील प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन था उसको 3 साल में अचीव कर सके, मतलब जो स्टील प्लांट था उसको 3 साल में बना सके। लेकिन जो वर्कर थे वो बड़ी हार्ड लाइफ जी रहे थे, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जो 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। तो वहाँ रिजल्ट था कि 550 स्टॉपेज पड़ गए, 550 बार वर्क को रोका गया सिर्फ फर्स्ट ईयर में। और लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to toilet, ठीक है। तो जो लिविंग क्वार्टर्स थे, ठीक है, उनका जो तापमान होता था वो 40 डिग्री के नीचे होता था। लोगों को क्या बोलते, कई बार नीचे उतरना पड़ता था, 4th फ्लोर से वो नीचे उतर के आते थे, स्ट्रीट पे जाते थे, फिर वो कहीं और बाहर जाके टॉयलेट करने के लिए जाते थे, मतलब वॉशरूम टॉयलेट करने के लिए। उनके वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि भाई वो वहीं वॉशरूम कर ले, वहीं टॉयलेट कर ले। उनको क्या बोलते 4 माले से नीचे उतरना पड़ता था, सड़कों पे आना पड़ता था ताकि वो टॉयलेट जा सके, ठीक है। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेसेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटी। तो एक स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट की गई तो जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, वो यूनिवर्सिटी जा सके। चर्चेज स्टैब्लिश्ड किए गए जहाँ पे जो फैक्ट्रीज में काम करने वाली जो औरतें हैं उनके बच्चे जा सकें। चीप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया गया। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्करों के लिए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट्स रिसोर्स वेर लिमिट। पर ये जो इनके जो इफेक्ट थे वो कहीं ना कहीं अनइवन थे। क्यों? क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत बड़ी तो है लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेस की लिमिट है, ठीक है। वहाँ पर जो रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टालिनिज्म एंड collectivization. The period of early planned economy was linked to disaster of collectivization of agriculture. ठीक है, ये जो पीरियड था, जो 5 ईयर प्लान का इकोनॉमिक पीरियड था, वो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे फोकस ना करके इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहा था, ठीक, पहली बात। नाउ सेकंड, by 1927-28 the town in Soviet Russia were facing an acute of grain supply. The government fixed a price at which grain must be sold, but the peasant refused to sell their grain to government buyer at this price. तो 1927 से लेकर 28 तक जो सोवियत रशिया था, जो शहर थे सोवियत रशिया के, वो बड़ी ही ग्रेन सप्लाई से बड़ी क्या बोलते, जो ग्रेन की जो सप्लाई थी उस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने एक प्राइस फिक्स कर रखी थी अनाजों की कि भाई इसी प्राइस पे अनाज बिकेंगे, बट जो किसान थे वो इस प्राइस पे अनाज बेचना नहीं चाहते थे जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स की थी। Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. He believed that
Rich peasants and traders in the countries were holding stock in the hope of higher price. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. तो स्टालिन था जब लेनिन की जब लेनिन की डेथ हो गई, ठीक है, लेनिन लीडर थे बोल्शेविक पार्टी के, जब उनकी डेथ हो गई तो स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी को टेक ओवर किया। तो उन्होंने कई इमरजेंसी मेजर इंट्रोड्यूस किए। उनको ये लगता था जो जो अमीर किसान हैं, जो अमीर ट्रेडर हैं कंट्री साइड में, वो कहीं ना कहीं स्टॉक को रोक के रखें। वो स्टॉक को इसलिए रोकें कि कहीं अगर वो स्टॉक को इसलिए रोकें कि उनको उम्मीद थी कि फ्यूचर में जो दाम है, अनाज के दाम है, उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने स्टॉक को ले लिया। तो लेनिन क्या करना चाहते थे? अब लेनिन इस अनुमान, स्पेकुलेशन यानी अनुमान को रोकना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो सप्लाई होती थी उनको कन्फिस्केटेड कर लिया, उनको कन्फिस्केटेड मतलब उन पे उनको छीनना शुरू कर दिया। मतलब अपने पास, कन्फिस्केटेड का मतलब होता है छीनना, अतिक्रमण करना, ठीक, दैट्स व्हाट वी कैन से। 1928 party member tore the grain producing area, supervising enforced grain collection, raiding Kullak, the name for well-to-do peasants। तो 1928 में जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने दौरा किया, टूर किया, उन सभी एरिया का टूर किया जहाँ पे अनाज की पैदावार होती थी, और जो सुपरवाइज किया, अनाज की कलेक्शन का सुपरवाइज किया, रेडिंग का सुपरवाइज किया। ये कई जो वेल सेटल जो लोग थे उनको पेसेंट्स थे उनसे बातचीत की। एज द शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म। तो अब सप्लाई तब भी कम पड़ रही थी, मतलब इतना पैदावार हो रही थी लेकिन जो सप्लाई थी तब भी कम पड़ रही थी, शॉर्टेज हो रही थी। तो फिर जो पार्टी थी उन्होंने अब जो कलेक्टिवाइज फार्मिंग का डिसीजन लिया कि अब हम जो फार्म है उसको कलेक्टिवली करेंगे। अब ये कलेक्टिवाइज फार्मिंग क्या थी? It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holding. After 1917, land had been given over to peasants. These small size peasants' farm could not be modernized. To develop modern farm and run them along industrial line with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state-controlled large farm. तो स्टालिन ने कलेक्टिवाइज फार्म का सिस्टम डिसीजन लिया कि हमको एक कलेक्टिवाइज फार्म करना चाहिए। ये कलेक्टिवाइज फार्म इसलिए उन्होंने इस कलेक्टिवाइज फार्म का डिसीजन लिया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि जो सप्लाई हो रही है, जो ग्रेन की शॉर्टेज हो रही है, मतलब जो तंगी हो रही है अनाजों की, उसका कहीं ना कहीं छोटे छोटे फार्म होल्डिंग है, फार्म्स को छोटे छोटे साइज में होल्ड कर रखा है। जैसे कि कई किसानों के पास छोटे छोटे तौर पे फार्म है। अब जब वो खेती करते हैं उस छोटे से फार्म में, मतलब आप लॉजिक समझिए, जब वो उस छोटे से फार्म में खेती करते हैं तो वो आधा तो अनाज अपने खाने के लिए रखेंगे, तो वो बेचेंगे क्या? अब जब बेचेंगे नहीं तो भाई उनको क्या फायदा होगा? अब वो छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो छोटे फार्म है, ऑब्वियसली वो छोटे फार्मर हैं तो वो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ उतना ही उसमें उगा पाएंगे जितना उनके लिए, वो ये सोचेंगे इतना छोटा सा फार्म है उसमें मैं क्या ट्रैक्टर वैक्टर ये सब चलाऊंगा, ठीक है। तो अब इन्हीं चीज को, तो मतलब ये जो छोटे फार्मर्स थे तो वो मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते थे, बस जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग कि इतनी खेती के लिए क्या यूज करना, दैट्स व्हाट दे वर थिंकिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की जो फार्म है उसको मॉडर्न बनाने की, ठीक। अब इसके लिए उनको क्या करना था, इन्होंने कई मशीनरीज थी, इंडस्ट्रियल लाइंस में कई मशीनरी थी, उसको इंट्रोड्यूस किया। जो कुल्लक सिस्टम था उसको ख़त्म किया, किसानों से ज़मीन वापस ले ली, स्पेशली जो छोटे छोटे किसान थे उनसे ज़मीन वापस लेके उस सारी ज़मीन को एक लार्ज फार्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे सभी के पास अगर एक एक बीघा ज़मीन है, 2-2 बीघा ज़मीन है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो ज़मीन है वो उनसे वापस ले ली, 1-1, 2-2 बीघा ज़मीन किसानों से वापस लेके उनको एक बड़े से फार्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक।
इकट्ठा करके एक बड़े से फार्म में कन्वर्ट कर दिया, उनको मशीन्स दी ताकि वो जो मशीन्स हैं वो उनको मॉडर्न मशीन इंट्रोड्यूस करवाई ताकि वो जो किसान है उन मॉडर्न जो मशीन है उनको यूज करके अनाज की पैदावार बढ़ा सके। दैट्स व्हाट स्टालिन वाज थिंकिंग, ये चीज स्टालिन सोच रहा था। नाउ व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम from 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective land farms. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. ठीक है, तो 1929 से जो पार्टी थी, जो बोल्शेविक पार्टी थी, उन्होंने जो किसान थे उनको फोर्स किया कि वो कलेक्टिव फार्म में कल्टीवेशन करें। ठीक है, जो कलेक्टिव फार्म बनाया गया है लोग किसानों से लेकर, छोटे छोटे किसानों से लेकर एक फार्म बनाया, तो अब वो वहां पे खेती करें। ठीक है, तो जो लैंड था, ठीक है, उसकी जो द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। ठीक है, अब peasants worked on the land and the kulhog profit was shared। तो जो किसान थे, ठीक है, पहले तो जो लैंड था, जो इकट्ठा ही लैंड था और जो उसका ओनरशिप ट्रांसफर था वो कलेक्टिव फार्म को ट्रांसफर हो गया। नाउ मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को ट्रांसफर नहीं हुआ, वो कलेक्टिवली ट्रांसफर्ड हो गया सबको। नाउ ओनरशिप उसकी, ठीक, और जो अब किसान उसका लैंड पे काम करने लगे, जो प्रॉफिट उनको मिलता था, ठीक है, वो आपस में ही बांट लेते थे। एंगरेज पेसेंट्स रेसिस्ट द अथॉरिटी एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइवस्टॉक। तो अब गुस्से में जो पेसेंट्स थे कि मतलब उनसे लैंड छीन लिया गया, उन लैंड को कलेक्टिव मतलब इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई। तो जब गुस्से भरे जो किसान थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस जो अथॉरिटी थी उसका विरोध शुरू कर दिया, इन्होंने अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया ना। यहाँ पे लाइव स्टॉक क्या होता है? जब हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो लाइव स्टॉक जो जीते जागते स्टॉक होते हैं, यानी कि गाय, भैंस, बैल, जो आपको खाना प्रदान करते हैं। गाय क्या प्रोवाइड करते हैं? गाय, भैंस, चिकन, ठीक है, हेंस, ये लाइव स्टॉक है। तो उन्होंने अपनी लाइव स्टॉक को खुद ही डिस्ट्रॉयड कर दिया। गुस्से में थे क्योंकि उनसे लैंड छीन लिए गए थे, अब उस लैंड को एक कलेक्टिव फार्म में कन्वर्ट कर दिया गया। Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3। तो 1929 से 1931 तक जो कैटल थे वो गिर के 1/3 हो गए। क्यों? क्योंकि किसानों ने अपने ही हाथों से अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। Those who resisted collectivization were civilly punished। तो जो लोग थे जो इस कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे थे उनको बहुत बुरी तरीके से सजा दी गई। कई लोगों को डिपोर्टेड कर दिया गया, कई लोगों को एक्साइल कर दिया गया। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism। तो जब जैसे जैसे ये विरोध कर रहे थे कलेक्टिवाइजेशन का, तो जो किसान थे वो बहस करने लगे कि वो अमीर नहीं है और वो सोशलिज्म का विरोध नहीं कर रहे। They merely did not want to work in collectivized farm for a variety of reason। उनका सिर्फ एक कारण था कि ना तो वो अमीर है, ना वो सोशलिज्म का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहते हैं और उनके पास इसके कई कारण हैं। Stalin government allowed some independent cultivation but treated such cultivator unsympathetically। तो अब स्टालिन ने इनकी बात सुनी तो स्टालिन ने क्या किया? स्टालिन ने अलाउड कर दिया कि ठीक है तुम कलेक्टिवली करो। तो मतलब कई कल्टिवेटर्स को, ठीक है, कई किसानों को इजाज़त देगी, ठीक है, तुम अपना स्वतंत्र हो कल्टीवेशन करने के लिए। पर जो कल्टीवेटर्स थे उनको बड़े ही निर्दय से, वो बड़े ही अलग तरीके से उनको ट्रीट करने लगा। ठीक, In spite of collectivization, production did not increase। In fact, the bad harvesting of 1930-33 led to one of the most devastating famine in Soviet history when over 4 million died। तो मतलब कलेक्टिवाइजेशन के बाद भी जो प्रोडक्शन था, ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा नहीं, बल्कि इसका उल्टा ही असर हो गया, बैड हार्वेस्टिंग हो गई। मतलब बहुत
बुरी हार्वेस्टिंग हुई, मतलब पैदावार ही नहीं हुई 1913 से 30 तक। जो किसान था उसने बड़ी बैड हार्वेस्टिंग देखी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन में लगभग 4 मिलियन लोग मारे गए भूखमरी के कारण। ऑब्वियस सी बात है, दे हैड डाइड बिकॉज ऑफ भूखमरी। Now, many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of कलेक्टिवाइजेशन। तो कई जो लोग थे, जो पार्टी के अंदर ही कई जो लोग थे, उन्होंने इस बात की आलोचना की। पहले तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कन्फ्यूजन था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर अंडर 5 ईयर प्लान्स के लिए, उसकी आलोचना की। फिर उसके बाद उन्होंने इस बात की आलोचना की कि जो कलेक्टिवाइजेशन था उसका क्या नतीजा निकला, उसका कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से उन्होंने उस स्टालिन की आलोचना की। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट सोशलिज्म। अब जब ये लोग जो पार्टी के अंदर जो लोग स्टालिन का विरोध करने लगे, उसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर, उसकी कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी को लेकर, तो कई जो लोग थे स्टालिन और उसके उसके भरोसेमंद और उसके ट्रस्टेड, तो उन्होंने ऐसे लोगों को षड्यंत्र के खिलाफ कि ये जो लोग हैं ये सोशलिज्म के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर ये आरोप मढ़ना शुरू कर दिया कि ये जो लोग हैं जो स्टालिन की पॉलिसीज की आलोचना कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोशलिज्म के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। Accusations were made throughout the country, and by 1939 over 2 million were in prison or labor camp. तो ये जो एक्यूजेशन था, ये आरोप था, ये जो आरोप जो लग रहे थे, ये लगभग पूरे पूरे देश में होने लगे। और 1939 आते आते लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जेल में डाल दिए गए या तो लेबर कैंप भेज दिए गए। और इनमें से कई लोग तो इनोसेंट थे, ठीक है, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। लार्ज नंबर वे फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वे एग्जीक्यूटेड। सेवरल अमॉन्ग देम वे टैलेंटेड प्रोफेशनल। तो कई लोग थे, कई लोगों को जबरदस्ती फोर्स किया गया, मतलब ये क्रिमिनल्स नहीं थे, ठीक है, बट किसी ने बोला नहीं, ठीक है, किसी ने क्राइम नहीं किया पर किसी ने बोला नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, कई लोगों को इन्होंने जबरदस्ती फोर्स किया गया, झूठे इनके कन्फेशन करवाए गए, ठीक है, इन झूठी इनकी बात करवाई गई, उनको टॉर्चर किया गया। इनको फिर बाद में जब इन्होंने कबूल कर लिया, झूठा कन्फेशन कर लिया, झूठी बात स्वीकार कर ली, तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको मार दिया गया। अब इनमें से जितने लोगों को जेल भेजा गया, इनमें से कई लोग टैलेंटेड प्रोफेशनलिज्म थे, ठीक। नाउ लास्ट टॉपिक इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो जो रशियन रेवोल्यूशन था और जो यूएसएसआर था, उसका क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस, क्या इम्पैक्ट पड़ा। Existing socialist party in Europe did not wholly approve of way the Bolshevik took power and kept it. तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी, बाकी रशिया को छोड़कर जो बाकी यूरोप में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, वो इस बात से सहमत नहीं थी कि इस बात को मतलब अप्रूव नहीं कर रही थी कि किस तरीके से जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने पावर हासिल की और इसको बना कर रखी। However, the possibility of workers' state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like Communist Party of Great Britain. The Bolshevik encouraged colonial people to follow their experiment. तो कई देशों, कई कंट्रियों में कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। और जो बोल्शेविक थे, उन्होंने जो कॉलोनियल पीपल थे उनको उस एक्सपेरिमेंट फॉलो, जो बोल्शेविक ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए एंकरेज किया। जो many non-Russian from outside the USSR participated in conference of people of East and the Bolshevik founded Comintern। तो कई जो नॉन रशियन थे, जो यूएसएसआर से बाहर के थे, उन्होंने यूएसएसआर में पार्टिसिपेट किया। यूएसएसआर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल और बोल्शेविक फाउंडेड कॉन्मेंटर्न में पार्टिसिपेशन किया। कई लोगों ने एजुकेशन रिसीव की यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से, ठीक है। By the time of the outbreak of Second World War, USSR had given socialism a global face and world status। तो सेकेंड मतलब जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार का समय आया, तो यूएसएसआर ने
एक स्पेशल पूरी दुनिया में जो सोशलिज्म को एक नया फेस दिया, उसको दुनिया में एक अपना एक स्टेटस प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। Yet by the 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideal of the Russian Revolution। पर लेकिन 1950s में इस बात को सिर्फ कंट्री में एक्नॉलेज किया गया, जो स्टाइल था, जो गवर्नमेंट की स्टाइल थी यूएसएसआर में, वो उस तरह की नहीं थी जिस तरीके का विचार रशियन रेवोल्यूशन के दौरान हुआ था। मतलब रशियन रेवोल्यूशन जिस आइडल को लेकर हुआ था, यूएसएसआर की गवर्नमेंट उस हिसाब की नहीं थी। दे वांटेड टू से दैट in the world socialist movement too was recognized that all was not well in Soviet Union. A backward country had become great power ना। तो वर्ल्ड में क्या हुआ, जो सोशल मूवमेंट थी उसने जो सोवियत यूनियन की एक अलग से पहचान बना दी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो ये सोवियत यूनियन थी, जो ये सोवियत संघ थी, एक बैकवर्ड कंट्री थी, और किस तरीके से ये बैकवर्ड कंट्री एक ग्रेट पावर में, एक बहुत महान पावर में कन्वर्ट हो गई। सोशलिज्म में कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताया कि कैसे एक रशिया बहुत ही बैकवर्ड रशिया थी, और कैसे ये बैकवर्ड रशिया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभर के आई। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड अप। तो जो इसकी इंडस्ट्रीज थी, जो इसके एग्रीकल्चर थे, वो बड़े ही विकसित हुए, और जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे सोशलिस्ट कंट्री में यानी रशिया में, उनका भी पेट भर रहा था। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसी। ये बात ज़रूर थी कि इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी, एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था रशिया में सोशलिज्म के अंतर्गत, पर कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म थी उसने जो सिटीजन को कुछ फ्रीडम्स, कुछ एसेंशियल फ्रीडम्स थे, वो देने से मना कर दिया। जो डेवलपमेंट थे वो एक रिप्रेसिव पॉलिसी के अंतर्गत हो रहे थे, और वी कैन से जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, जोर ज़बरदस्ती के हिसाब से हो रहे थे, मतलब इतनी कोई फ्रीडम नहीं थी। By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized and that socialist ideas still enjoy respect among its people. लेकिन 20th सेंचुरी का जैसे ही 20th सेंचुरी के अंत होते होते जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की सोशलिस्ट कंट्री को लेकर एज ए सोशलिस्ट कंट्री, वो ख़त्म होती रही, ठीक है। लेकिन जो विचार थे, जो आइडियलिज्म था सोशलिस्ट को, वो आज भी लोगों के बीच में इज्जत कमाता है, ठीक है। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वेयर रीथॉट इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। पर अगर आप बात करें तो हर कंट्री में जो विचार हैं, जो आइडिया है, ठीक है, जो सोच है सोशलिज्म को लेकर, वो सबके अपने अपने मायने हैं, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि उनके हिसाब से सोशलिज्म क्या है। And here we end this chapter, ठीक है। See you in my next class.